नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं संसद सत्र में चल रहे हंगामे की। आपको पता होगा जेपीसी के ऊपर इस वक्त जो है वो हंगामा चल रहा है। और जिस जेपीसी की हम बात करते हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए बनाई गई थी, अब उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कल्याण बनर्जी जो है वो हंसते हुए देखे गए और फिर उसके बाद में जो है वो समय की मांग रखी गई। अब समय की मांग क्यों रखी गई थी? क्योंकि भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है, तो कुछ राज्यों का जो है वो विजिट नहीं हुआ था जेपीसी का, और उन राज्यों का विजिट करना जेपीसी के लिए जरूरी था, इसलिए उसका जो है वो समय बढ़ा दिया गया। और समय जो बढ़ाया गया तो उसमें समय बढ़ाया गया कि बजट सत्र के आखिरी दिन। तो हमने पहले भी चर्चा की थी, तो बजट सत्र के आखिरी दिन का मतलब अब जो है ये मामला, ये विधेयक जो है वो अगले मानसून सत्र तक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। मतलब वहां तक ये चला जाएगा क्योंकि बजट सत्र के आखिरी दिन कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसी स्थिति में दो मीडिया जो है वो दो भागों में बट गया था। एक जो लगातार ये बात कर रहा था कि मोदी जो है उसने यू टर्न ले लिया, या फिर जो है मोदी ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद में थोड़े दबाव में है। और दूसरा जो है वो प्रो मोदी वाला जो मीडिया है वो उसको कुछ अलग तरीके से दिखा रहा था। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा एक नई खबर आई आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से जो खबर आई वो खबर ये थी कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। अब उसके बाद में फिर से जो है वो, जिसको हम प्रो मोदी मीडिया कह सकते हैं, उसने जो है वो लगातार उसके ऊपर खबरें बनाना शुरू कर दिया। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले कि एक्चुअल में वक्फ बोर्ड जो है जिसमें ये संशोधन किया जा रहा है वो क्या है और क्यों जरूरी है, और उसके बाद में हम समझेंगे कि चंद्रबाबू नायडू ने किया क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू की। तो चंद्रबाबू नायडू ने जो फैसला लिया है उसमें अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया, तो इसका मतलब वो आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया। वो जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर या जो कमेटी थी उसको भंग किया है। तो इसका मतलब अब दोबारा से जो है वो उसका चुनाव होना है, और फिर उसके बाद में। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसको भी अगर आप समझोगे बारीकी से, तो कोई भी जब सरकार आती है, आपने देखा होगा चाहे एक ही पार्टी की सरकार हो, अगर मुख्यमंत्री बदल जाता है तो वो कुछ अफसरों को जो है वो बदल देता है। आपने देखा होगा कुछ ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो चेंज करता है। या फिर आपने देखा होगा जब कांग्रेस से बीजेपी की सरकार आती है या बीजेपी से कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, तो मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले जो काम किया जाता है कैबिनेट के द्वारा वो ये किया जाता है कि अफसरों का ट्रांसफर किया जाता है। अपने खास लोगों को, अपने जो जिसको कहें कि जिनके ऊपर विश्वास होता है, उन अफसरों को साथ लिया जाता है, और जो पहले की सरकार में काम कर रहे होते हैं उनको जो है वो पोस्टिंग दूर की जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों किया जाता है। तो यही जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। अब इसको जो है वो आप किसी भी तरीके से घुमा के इस खबर को ले सकते हो। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें 11 सदस्यों का जो बोर्ड था, जिसमें 3 जो है वो इलेक्टेड थे, जिनका जो है वो निर्वाचन होता है, चुने जाते हैं, और 8 जो है वो मनोनीत किए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो इससे पहले जो सरकार थी जगनमोहन रेड्डी की, तो उसमें जो सदस्य वक्फ बोर्ड में जो रखे गए थे वो मनोनीत सदस्य उनकी सरकार के द्वारा रखे गए थे। और 2022 के बाद से अब तक जो है वो उसका चुनाव भी नहीं हुआ था। तो 3 सदस्यों का जो है वो चुनाव भी होना है, निर्वाचित भी होने वाली। तो ये थी खबर। अब इसके बाद में एक खबर जो आई थी वो आई थी महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से जो खबर आई थी उसमें 10 करोड़ रुपए जो है वो पास किए गए थे, लेकिन वो फैसला वापस ले लिया गया था, क्योंकि जब मुख्यमंत्री कार्यवाहक है और बिना मुख्यमंत्री के जो है वो इस तरीके का फैसला नहीं लिया जा सकता एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला था, उसको वापस ले लिया गया। तो इसलिए कोई आप भ्रम में नहीं रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चंद्रबाबू नायडू को जिस तरीके से जो चुनाव आए थे और उसके बाद में, चाहे वो टीडीपी की हो या जेडीयू, दोनों सहयोगी पार्टियों के बाद में जो है वो विपक्ष लगातार इस बात पर हमलावर रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो कमजोर हो गए हैं, बैसाखियों की सरकार है।
लेकिन इन्हीं दोनों बैसाखियों ने जो है समय समय पर जो है वो विपक्ष के लात मारने का काम भी किया है, विपक्ष को झूठा साबित किया है। फिर चाहे आप जेडीयू का नीतीश कुमार का आप देख लीजिए, जब जब दलाल मीडिया, जिसको मैं कहता हूं दलाल मीडिया और विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि नीतीश जो है वो फिर पलटी मारने वाले हैं, और उसी के बाद में नीतीश कुमार जो है वो पैर छूते हुए दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जाता है, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा तिरुपति जो बालाजी मंदिर है उसमें चंद्रबाबू नायडू ने जो स्टेप ली, और उसके बाद में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जो है वो 10 लाख रुपए का ऐलान करना और पुजारियों की सैलरी फिक्स करना, तो उसके बाद में जो है वो विपक्षियों के मुंह को जो है वो जिसको कहें कि टेप लगा दी थी। तो चंद्रबाबू नायडू ने भी समय समय पर संकेत दिए हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो कमजोर नहीं है, इनके साथ से और ज्यादा मजबूत हुए हैं। और उसमें आपने देखा होगा पवन कल्याण, तो इस विपक्ष की आग में जो है वो पवन कल्याण जो है वो यज्ञ करते हुए नजर आते हैं। तो पवन कल्याण जिस तरीके से उन्होंने जो है वो सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए एक बोर्ड की मांग की, तो वो अपने आप में जो है वो एक मैसेज है हम लोगों के लिए कि ये सरकार कमजोर हुई है या मजबूत हुई है। तो ये तो हो गई हमारी एक बात। अब दूसरी बात आते हैं जिसके ऊपर जो है वो मीडिया बात करने को तैयार नहीं होता कि आखिर जो है ये जेपीसी में जो वक्फ जो संशोधन विधेयक आया है ये है क्या। तो इसमें अगर हम समझेंगे तो हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हम जो है वो इसको देखते हैं दोनों, चाहे वो गोदी मीडिया जिसको हम प्रो बीजेपी की, क्योंकि मुझे भी कुछ लोग जो है जब मैं बात करता हूँ तो कई बार गोदी मीडिया कह देते हैं और कई बार जो है वो बीजेपी वाले जो है वो कांग्रेसी कह देते हैं, तो वो जो है वो चलता रहता है। लेकिन अब हम समझेंगे कि ये मामला क्या है। तो मामला जो ये विधेयक आया है इसमें 44 जो है वो संशोधन किए गए हैं मोटे तौर से अगर हम बात करें तो। और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ इस वक्त पूरे देश भर में 120 याचिकाएं जो है वो दाखिल हो चुकी है, और उसमें से आप मान के चलो कि 20 जो है वो मुसलमानों के द्वारा याचिकाएं डाली गई है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है वो हिंदुओं की संपत्तियों को या किसी गैर मुस्लिम समुदाय की या धर्म के जो लोग हैं उनकी संपत्तियों के ऊपर अपना हक जताया है, बल्कि मुस्लिम संपत्तियों के ऊपर भी जो है वो इन्होंने हक जताया है। तो जो 44 जो संशोधन इसलिए जो करने पड़ रहे हैं वो क्यों करने पड़ रहे हैं, उसके लिए अगर हम समझे तो आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले वोहरा और आगा खां ये दोनों जो है वो मुस्लिमों में जो है वो इसको मान्यता नहीं दी गई थी, दोनों जातियों को। तो अब जो है वो इस संशोधन में ये काम करेगा, वोहरा और कम्युनिटी जो और आगा खां वाली जो कम्युनिटी है उसको भी ये मान्यता देगा, रजिस्टर करेगा उसको। दूसरा, वक्फ का मतलब होता है डोनेट करना। तो पहले जो संपत्तियां जो डोनेट की जाती थी उसमें ये व्यक्ति जो भी डोनेट करता था उसको ये पावर होती थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे दे। अब ये कर दिया गया कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो उसको अपनी पत्नी की राय लेना जरूरी है, सहमति लेना जरूरी है। और पहले अगर किसी के बेटा या किसी के वंश में जो है वो कोई औलाद वगैरह नहीं होती थी तो वो उसकी प्रॉपर्टी सारी जो है वो वक्फ को चली जाती थी। तो अब ऐसा नहीं है, अगर वो चाहे तो ब्लड रिलेशन को भी दे सकता है। तो ये जो है कुछ जो चुनिंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये क्या है और इसमें क्या बदलाव किए जा रहे हैं। इसके बाद में अब हम आते हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूनल जो कमेटी है जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसमें 7 सदस्यों का एक पैनल होता है, जिसमें इससे पहले सभी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, फिर चाहे एडवोकेट हो, चाहे मुस्लिम जो स्कॉलर हो, और या फिर जो है वो जितने भी जिसको हम कहें कि एक आईएएस अधिकारी वो भी मुस्लिम हुआ था। लेकिन अब जो है इसमें 3 सदस्य जो है वो नॉन मुस्लिम होंगे, 2 लोकसभा के सांसद होंगे और एक जो है वो राज्यसभा का सांसद होगा। तो 3 सांसद होंगे, इसके अलावा आईएएस होगा। लेकिन इसके साथ में एक चीज और जो ऐड की गई वो ये थी, एक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 सदस्य जो है वो नॉन मुस्लिम होंगे, मतलब दूसरी कम्युनिटी से आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और दे दी कि इससे पहले वक्फ के पार्ट्स में जो अनलिमिटेड पावर्स थी उसको कंट्रोल करने का काम किया है। और अनलिमिटेड पावर कौन सी थी कि वक्फ जो है वो किसी भी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो नोटिस दे सकता था, उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो है उसको अगर वो ये कहता है कि ये इसका मालिकाना हक वक्फ का है, तो वक्फ की उस प्रॉपर्टी जिस पर दावा किया गया है बोर्ड के द्वारा उसका सर्वे होगा और सर्वे करेगा डीएम या कलेक्टर।
और उसके बाद में ये तय किया जाएगा कि ये जो है वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। इसके अलावा अगर कोई वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है तो उसके लिए जो है वो गवाहों को भी रजिस्टर होना जरूरी है, मतलब कौन जो है वो प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा है, किसकी प्रॉपर्टी है और किसके सामने वो कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो रजिस्टर करना जरूरी है। तो ये कुछ मूलभूत जिसकी हम बात करते हैं, तो ये मूलभूत जो है वो सारे के सारे ये इसलिए रखे गए हैं ताकि वक्फ की जो अनलिमिटेड पावर है जो सरकार ने दी है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें मतभेद क्यों है? क्योंकि मतभेद का एक कारण तो आपको समझ में आ जाएगा अगर हम इसको ऐसे लें कि आपने देखा कि अभी एर्नाकुलम की मैं बात करता हूं, मैंने एक पिछले वीडियो में भी बात की थी कि केरला के एर्नाकुलम जिले में जहां पे हिंदू और सिख वो हिंदू और ईसाई रहते हैं, वहां पर पूरे के पूरे गांव को वक्फ ने जो है वो ये कहकर कि इससे पहले एक समय में 1856 में उनके एक नवाब थे, अनवर खान ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने जो है वो ये सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी वक्फ को, जिसमें 600 से ज्यादा हिंदू और ईसाई परिवार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, एक तरफ हम आ जाते हैं वॉरशिप एक्ट, जब मंदिर और मस्जिदों की बात आती है तो ये कहते हैं कि 1947 के बाद जिसका मालिकाना हक है तो वो प्रॉपर्टी उसको जो है वो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, उसका धार्मिक जो स्वरूप है या हम कहें कि उसका जो स्वरूप है, नेचर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो 1947 में जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया और धर्म के आधार पे जब बंटवारा कर दिया तो उसके बाद में इस बोर्ड की जरूरत क्यों थी, क्योंकि इंडिया तो जो है वो सेकुलर है और ऐसी स्थिति में आपने देखा कि हिंदू धर्म के लिए या किसी दूसरे धर्म के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं रखा। तो ये कुछ कारण थे जो इसको जो है वो डाउट क्रिएट करते हैं कि ऐसा क्यों, और समय समय पर इन चीजों ने ये साबित भी किया है और कैसे कैसे किया है कि दिल्ली का जो पालम का जो एयरपोर्ट है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, नया संसद भवन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से आपने देखा कर्नाटका में जिस तरीके से किसान जो है वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब ये अलग बात है कि आजकल जो बुद्धिजीवी जो है वो अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल या सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं वो इसके ऊपर नहीं बोलते, क्योंकि वो कांग्रेस पर शासित सरकार प्रदेश है, इसलिए उनके मुंह में जो है वो थोड़ा दही जम जाता है। लेकिन अगर आप इसको बारीकी से समझोगे तो ये क्यों जरूरी हो जाता है। और दूसरा होता है एक्सटॉर्शन, अगर किसी से पैसा ऐंठना है तो वक्फ भी की एक जो है वो जरिया हो सकता है। लेकिन इसमें अब जो है वो संशोधन जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि पहले सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड जो है वो किसी को अगर प्रॉपर्टी के लिए नोटिस देता था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसको 30 दिन का समय दिया जाता था। इसके अलावा वो जो है वो निचले कोर्ट में नहीं जा सकता था, इसके लिए उसको जाना पड़ता था वक्फ के ट्रिब्यूनल में। और ट्रिब्यूनल जो है वो किसी भी प्रदेश की हम बात करते हैं राजधानी की, तो जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में अगर वक्फ किसी को नोटिस देता है कि प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, मतलब लखनऊ जाना पड़ेगा। अब वो कितनी डिस्टेंस है वो आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में है तो उसको भोपाल जाना पड़ेगा, राजस्थान में है तो उसको जो है वो जयपुर जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो। तो अब इन चीजों को जो है वो हटा दिया। अब जो है वो ये हो सकता है कि वो सीधे तौर से जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है और थोड़ा टाइम जो था उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पहले आप लोगों ने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी को अगर नोटिस देता था तो उसकी एड जो है वो ऐसे पेपर में देता था जिसको लोग पेपर कम पढ़ते हो या उसकी लैंग्वेज जो है वो एक कम्युनिटी विशेष के लिए, जैसे उर्दू के अखबार की हम बात करें तो उससे भी जो है वो जानकारी को दबा दिया जाता था। तो ये बहुत सारे पहलू थे। अब ये अलग बात है कि लोग इन पे बात नहीं करके सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरकार और विपक्ष की बात करते हैं। तो इसलिए जो है वो हमें समझना जरूरी है कि वक्फ में जो है वो संशोधन करना जरूरी क्यों है। और वैसे तो आपको पता होगा जितने भी जो देश है जो मुस्लिम कम्युनिटी वाले या हम कहें कि गल्फ कंट्रीज है, उसमें आप देखिए दरगाह और मजार और कब्रिस्तान, जैसे आपने देखा होगा इस वक्त भारत में एक बड़ी जो अभी प्रचलन में आया है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जंगलों में भी जो कब्रिस्तान थे उन कब्रिस्तानों को भी जो है वो वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी संपत्ति बता रहा है। मजार और दरगाह को भी जो है वो अपनी संपत्ति बता रहा है, लेकिन कुरान में जो है वो मजार और दरगाह दोनों को ही जो है वो जगह नहीं दी गई है। और गल्फ कंट्रीज में आप देखोगे, आप देखो मस्कट से लेके आप इराक, ईरान उस तरफ अगर आप जाओगे स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा कि वहां पे जो है वो ना मजार है, ना दरगाह है और ना पक्के कब्रिस्तान है।
ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको भारत में ही देखने को मिलेगी। तो ये जो है वो इसका सहारा लिया जाता है। तो अब दुविधा ये हो जाती है कि यहाँ पे एक तरफ जो है जब मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात आती है तो हमें गुमराह कर दिया जाता है, वर्शिप एक्ट जो है वो बीच में लाया जाता है कि 1947 पे जो है वो ये डिसीजन हो गया था। और जब वक्फ की संपत्ति की बात आती है तो वो किसी को भी जो है वो नोटिस भेज सकते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो है वो 1947 का और कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो वक्फ पे संशोधन होना जरूरी है। और जिनको ये लग रहा है कि वक्फ को जो है वो खत्म किया जाएगा, तो वक्फ को जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा, इसकी अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल किया जाएगा और उसको पहले से जो है वो मजबूत बनाया जाएगा, ताकि वक्फ जो है वो गलत हाथों में नहीं जाए और इसका जो है वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका दुरुपयोग ना हो। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये क्यों जरूरी है, इसमें बदलाव, और इसमें हंगामा क्यों होता है, और हमें इसकी जो है वो कितनी जानकारी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।